Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके पास ताजा खबरें लेकर आएंगे और श्रोताओं, आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। Monsoon session of Parliament to start tomorrow. Group of 20 major economies pledged to address global food insecurity and rising debt in Indonesia meet. And global crude oil prices register biggest weekly drop in about a month. Brent falls for the fifth straight week. संसद का मानसून सत्र कल शुरू होगा। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने इंडोनेशिया में हो रही बैठक में विश्व में खाद्य असुरक्षा और बढ़ते ऋण की समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमतों में एक महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड में लगातार 5वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। और अब आज की पहली खबर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 18 बैठकें होंगी जिनमें अनेक विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और सावधि प्रकाशन प्रेस एवं पंजीयन विधेयक शामिल हैं। यह सत्र इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दौरान ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। इस सत्र में विपक्ष मूल्य वृद्धि, अग्निपथ योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा सकता है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आज सभी विपक्षी दलों से संसद सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की उम्मीद जताई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई। And our first caller today is Shrikant from Kolkata. Shrikant, welcome to Market Mantra. Please put your question. Shrikant, we can hear you. Please put your question. कि LIC जो हमेशा सरकार के पक्ष में शेयरों की खरीद किया करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास रुपए पूरे हो गए तो उन्होंने आईपीओ निकाला 21,000 करोड़ का और निकालने के बाद ही उसके दाम जो है इतने कर गए। तो क्या इसको एक म्यूचुअल फंड माना जाए और क्या LIC के अंदर अब पॉलिसी लेना सुरक्षित नहीं है? धन्यवाद। चाहिए ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। LIC पे आरोप लगाया जाता है कि वो सरकार को इन्वेस्टमेंट को या कई बार बाजार को सपोर्ट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करती है और शायद ये सच भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन LIC इतनी बड़ी संस्था है और उसको इतना ज्यादा निवेश करना होता है कि वो हमेशा निवेश ही करती रहती है, वो नेट इन्वेस्टर ही रहती है LIC हमेशा। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है, सच जानना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो एक मेरिटोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या किसी के कहने पे या कोई सपोर्ट के लिए। जरूर सपोर्ट कुछ PSU के इन्वेस्टमेंट में जरूर कई बार सरकार के कहने पे, ये सरकारी संस्था है, सरकार के कहने पे जरूर या सरकार के इंटरेस्ट को गार्ड करते हुए LIC कभी कभी निवेश करती होगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि LIC का मैंने पहले भी देखा है और अभी भी देखता हूँ कि ये आमतौर पे जब बाजार बिल्कुल धराशायी हो जाता है और उस समय पैसा लगाना LIC के लिए और किसी और संस्थागत निवेशक के लिए वो फायदेमंद साबित होता है।
तो लगे कि वो लाचारी है, लेकिन आमतौर पर उसमें फायदा हो जाता है। दूसरा बात कि LIC क्या पॉलिसी होल्डर्स के लिए असुरक्षित है क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस गिर गया है? LIC के स्टॉक प्राइस के गिरने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो कि LIC का IPO बहुत बड़ा था, उसके बाद बाजार में भी गिरावट आई। LIC का आकलन, चूंकि इंश्योरेंस कंपनी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आकलन करना बड़ा मुश्किल है। केवल 3 और ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पहले से लिस्टेड है और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है ये LIC की तुलना में। दूसरा कि LIC के डिसइन्वेस्टमेंट का जो तांता है वो लगा रहेगा। केवल 3-4% स्टॉक बेचा गया है और सरकार का ये प्री स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि केवल 4% बेचा गया और इसको धीरे धीरे बेचते इसको 49% तक ले जाया जा सकता है। तो उसमें भी हालांकि समय लगेगा, लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट का तांता लगा रहने की आशंका हो या उम्मीद हो या प्लान हो, तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। वो तो समय ही साबित करेगा, समय के साथ ही साबित होगा कि LIC का IPO इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदेह है या नहीं। हाँ, फिलहाल तो ये नुकसानदेह लग रहा है, लेकिन LIC के इन्वेस्टमेंट बाजार में करने से और पॉलिसी होल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि LIC के बारे में ये कहा जा चुका है कि ये सरकारी ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी ही रहेगी। और नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, और धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। धीरेन्द्र जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी म्यूचुअल फंड्स जिसमें काफी कुछ अच्छे क्वालिटी के भी हैं, काफी लोअर प्राइस पर अवेलेबल हैं, तो एज ए टैक्स मैनेजमेंट प्लानिंग करने के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को इस समय लॉस बुक कर लिया जाए और दूसरे दिन ही उनको उतनी मात्रा में खरीद लिया जाए जिससे हमारे इनकम टैक्स अकाउंट में हमारा लॉस बना रहे, जो अगले 8 साल तक आने वाले प्रॉफिट को कम करने में मदद कर सकता है। इसके बारे में धीरेन्द्र जी से इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये अगर इसको बहुत सालों में देखें तो ना, तो क्योंकि ये जो टैक्स का जो आप लॉस जो हार्वेस्ट कर लेते हैं अपने इनकम टैक्स के नजरिए से, जो टैक्स लॉस आपके पास क्रिएट हो जाता है जिसको अगले 7-8 साल तक आप अवेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई अपने म्यूचुअल फंड में फेरबदल करना है तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि फेरबदल करने का ये अच्छा मौका भी है। आप ये बदलाव भी कर लेंगे, नुकसान भी आपके बुक्स में खड़ा हो जाएगा और उसको भविष्य के मुनाफे से आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर आप एक अच्छे फंड में हैं, इन्वेस्टेड हैं और आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो ये एक तरह से केवल टैक्स का डेफरमेंट ही है। और मैंने देखा है कि वो जो हर साल की जो टैक्स की जो कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट है वो लगता है कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और आमतौर पे हमारा एटीट्यूड भी यही होता है कि जो भी टैक्स बचाने का कोई कुछ भी किया जा सकता हो तो सब कुछ कर लेना चाहिए टैक्स बचाने के लिए। पर उसका जो टैंजिबल फायदा है वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान पे हैं तो इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आप जैसा निवेशक जो कि चीजों के बारे में बहुत ही जागरूक रहता है, बहुत सारे सवाल पूछता है, सब नजरिए से उसको देखता रहता है, आपको ये फेरबदल करना है तो जरूर ये वो टैक्स लॉस क्रिएट कर लीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट बदल लीजिए और वहां पे होने वाले मुनाफे का आप वो शेल्टर आप उस मुनाफे को ले पाएंगे जब भी आपको उस पैसे की जरूरत होगी इन लॉसेस के अगेंस्ट। Next caller is from Mumbai. Ashish is online with us. Ashish, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yeah, I want to ask Mr. Dhirendra about the mutual fund history in general, actually. When it started and when it started and now, and currently when you see all these new companies are coming with new things. Day before yesterday, I was reading somebody is launching mutual fund, ETF fund of fund, what it is, and what is the life of a fund actually? Means now if we are investing for the long time, if the same fund remains there, or if it is changes, what is this thinking? Because things changes in economy in a very fast way. Yeah. The history of mutual fund is pretty long, and there are multiple date of birth for mutual fund industry, depending on the way you look at it. Mutual fund started with Unit Trust of India Act in 1963.
and the Unit 64, it got going with Unit 64. And it carried on and the initial phase, 15, 20 years was 63 to 86 was a phase where, only UTI was the operator. It was a government-backed or, it was set up under a Parliamentary Act. And it was perceived as a quasi-debt instrument. And most of the schemes that were offered or were also perceived by the public in general as something which was giving you fixed income plus some return. It was not pure mutual fund the way the crisis of Unit 64 happened as a result of that there was no NAV. Though it was broadly structured on the line of mutual fund, but it was not precisely on the lines of the mutual fund regulations. Then the second date of birth, so to say, is the start of MasterShare in 1986. That was the first Indian equity fund. It was investing entirely into equity, and it was a closed-end fund. That was the beginning of it. Then next year, 1987, many mutual funds, public sector banks and insurance companies where institutions were allowed to launch their mutual fund, and that is when 8 other public sector banks and insurance companies got going. That is when State Bank of India, Canara Bank, PNB, Bank of India, Indian Bank, GIC and LIC, they got started. And then 1992 was a big, great Indian scam that happened, and as a result of which the Securities and Exchange Board of India came into being. And after that, the mutual fund regulations were formalized. That was also post-liberalization of the economy, which permitted private players to come into being. And it was also followed by the setting up of the regulatory framework. Because before SEBI, mutual funds were regulated lightly by, RBI. So that was the real opening up of the sector where private companies were allowed to come into being. And then 30, 40 companies have come since, 50 companies have come since then. Many of them have disappeared. Many of them have merged. Then your question that, how funds, what is the life of a fund? Life of an open-end fund is for perpetuity, is till perpetuity. And I think, it can well be for perpetuity because the design of a mutual fund is that they raise money, but they are subject to, they can invest anywhere. They can make changes in their investment. The life of a closed-end fund is defined. At the time of launch, they state that whether it is a 5-year fund, 3-year fund, 8-year fund, 15-year fund, and that is the time when, they expire and they mature and they have the redeem, and all the redemption proceeds must be given back to the investor. So, and the internals of a mutual fund, because they are supposed to be actively managed, even if a fund is, an index fund, it might look like a passive one, but the index undergoes a radical change. If you look at Sensex, nearly 60% constituents of the Sensex have disappeared, or, they are not part of Sensex in the last 25, 30 years. So the indices change, the underlying portfolio changes on a day-to-day basis, and open-end funds can exist for perpetuity. और कोलकाता से हमारे श्रोता प्रशांत लाइन पे हैं। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार सर, गुड इवनिंग मास्टर सिंह सर। गुड इवनिंग सर, मैंने फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया था, तो 1.5 साल बाद मैंने कुछ प्रॉफिट गेन किया। तो सर मेरा क्वेरी है, तो जो मैंने प्रॉफिट गेन किया वो फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड होगी यूएस फॉरेन स्टॉक जैसे ट्रीट होगा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से ट्रीट होगा? इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा सर? जी थैंक यू। उसका टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल डेट फंड की तरह होगा। म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा अगर आपका 3 साल से पहले, जैसे डेट फंड का होता है कि 3 साल से पहले मिलने वाले सारे मुनाफे को आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है, और जिस रेट पे आपको टैक्स देना होता है उस रेट पे आपके आमदनी पे टैक्स लगेगा। अगर आप उसको 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसके बाद इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगेगा। तो वही कानून नियम लागू होता है विदेशी निवेश पे, विदेशी स्टॉक्स पे और डेट फंड्स पे भी। Our next caller is from Ghaziabad. Gaurav is online with us. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hello. Yeah, Gaurav, go ahead with your question. Sir, good afternoon. Good afternoon. I have some investment in ICICI Value Discovery Fund.
एंड HDFC कैपिटल बिल्डर फंड, काफी पुराने फंड है, दे हैव बीन डूइंग ओके, अराउंड 12-11 तक रिटर्न, इवन 15 तक भी दिया हुआ कभी कभी, अभी थोड़ा डाउन हुआ है। इन करंट सिनारियो विद फ्लेक्सी कैप कमिंग इन, क्या मैं उसमें से स्विच करके मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में चले जाऊं क्या? ये आपके बारे से पूछना हमें पसंद। ये दो काफी, आप जिस तरह के निवेशक हैं जिसको कि लंबे समय का एक्सपीरियंस है, और खासकर ऐसे बाजार में जहां पर उतार चढ़ाव के बावजूद इस तरह के फंड जो कि रिलेटिवली वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक या बहुत अग्रेसिवली प्राइस स्टॉक से दूर रहते हुए एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको दे पाए हैं, और जिसमें आपका विश्वास भी है, आपके पता चल रहा है, तो इसको छेड़छाड़ ना करें, बल्कि अपना निवेश इसमें जारी रखें। फ्लेक्सी कैप और इसमें कोई खास अंतर नहीं होगा अगर आप देखें, क्योंकि जो फंड कंपनी के जो CIO का जो प्रेफरेंसेस है वो अधिकतर बड़े फंड में, अधिकतर मेन स्ट्रीम फंड में वो रिफ्लेक्ट होता है। हाल थोड़ा बहुत ग्रोथ कंपोनेंट उसमें शायद आ जाए और कभी कभी वो अच्छा भी लगे, लेकिन इन फंड का प्रदर्शन लंबे समय में इतना जबरदस्त रहा है, और खासकर एक ऐसे समय में लगाया हुआ, ऐसे मौसम में, ऐसे बाजार में ये डाउन साइड काफी बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। Dhirendra will continue taking questions about mutual funds, but after a short commercial break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। दिल्ली से हमारे श्रोता भारत भूषण लाइन पे हैं। भारत भूषण जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार है। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदे, ठीक है सर, अब वो 10 रुपए की एनएवी हमने ली थी, 15 की हो गई मान लीजिए, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है सर। अब वो जो है 15 से फिर 20 हो जाती है, फिर 25 हो जाती है, तो इस दौरान धैर्य नहीं बनाए रख पाते हैं और लगता है कि काश हमने अभी यहाँ पे बेचा होता 25 पे, 15 पे बेच के निकल गए, फिर लगता है कि 25 में जाके खरीद ले। और सर एक सवाल और भी है कि कंपनियां इतनी सारी म्यूचुअल फंड। जी सर, तो आपका सवाल क्या है कि धैर्य कैसे बना के रखें? नहीं सर, मतलब फिर उसमें क्या करें, उस वाले फंड को फिर इग्नोर कर दें या फिर दोबारा ले लें? और सर एक सवाल और भी है। हाँ पूछिए। सुन पा रहे हैं? हाँ पूछिए। सर एक तो कंपनियां इतनी सारी मतलब क्या कहते हैं स्कीम लॉन्च करती है, बैक टू बैक एक ही कंपनी अगर 10 से 15 आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार पहले से जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको ही कंटिन्यू बना रहा हूँ या नए लॉन्च हुआ है उसमें इन्वेस्ट करूँ। धन्यवाद सर, ये कंफ्यूजन रहता है सर। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, और धैर्य बनाने के लिए भी मैं आपको एक गुर देता हूँ। एक तो कि अगर आप अपनी उद्देश्य के हिसाब से निवेश करेंगे तो बाजार कहीं भी जाए, उससे आपको क्योंकि अधिकतर हमारी जरूरतें जो है वो अगर उसको आप अपने इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखें कि ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए, ये पैसा आपको 5 साल बाद चाहिए होगा, मकान के डाउन पेमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, या जिस किसी भी ऑब्जेक्टिव से, या ये पैसा आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निवेश बेचने का आपका केवल एक ही कारण होना चाहिए कि वो निवेश अब अच्छा नहीं रहा, वो औरों की तुलना में अच्छा नहीं कर रहा है, या आपकी स्थिति बदल गई है, आपकी कोई ऐसी स्थिति बदलती है जिसकी वजह से आप इस जो पहले जो उतार चढ़ाव बाजार में हो रहा था उससे आप कंफर्टेबल थे, लेकिन अब आपको घबराहट होती है, तो आपको जरूर अपना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अपना कम कर देना चाहिए। अगर बहुत घबराहट होती है, आपकी आमदनी रुक गई है, आप रिटायर कर चुके हैं और आपको अब ज्यादा चिंता होती है, तो पूरी तरह इक्विटी से निकलने का भी सोचना चाहिए। लेकिन केवल बाजार बढ़ गया है इस वजह से ना तो खरीदना चाहिए, और केवल बाजार गिर गया है इस वजह से केवल ना खरीदना चाहिए। अपने प्लान के हिसाब से खरीदिए। दूसरा कि ये जो बहुत सारे फंड हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। म्यूचुअल फंड का आविष्कार हुआ था कि आपकी जिंदगी आसान करेंगे, और इतने ढेर सारे फंड बन गए हैं कि मुझे एक कारोबार चलाना पड़ता है इन फंड को समझने के लिए। तो
और एक मैं बहुत बड़ा वेबसाइट चलाता हूँ जिसमें कि 5000 फंड हैं और इनका 25-30 साल का सारा डेटा इंफॉर्मेशन उड़ते गिरते बाजार में बढ़ते बाजार में कैसा कर रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनियां बिक जाती हैं, उनका मर्ज हो जाता है, उनका हिस्ट्री कहीं डिसअपियर हो जाता है, किसी और के साथ कंबाइन हो जाता है, नियम कानून बदलते रहते हैं, कोई क्लोज्ड एंड की शुरुआत हुई थी अब ओपन एंड हो गया है। तो ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपकी अधिकतर निवेशकों की जरूरत 4-5 तरीके के फंड से पूरी हो जाती है। और बिल्कुल आप अपनी जरूरत के हिसाब से फंड का चुनाव करें और कहीं और देखने और इससे बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्ट ना हो कि ये फंड लॉन्च हो रहा है, नया 10 रुपए का है, आपका फंड 25 रुपए का हो गया है, आपको पता ही होगा। और ये ये जानकारी आप जब तक आपने अपने दिमाग में आप क्लियर नहीं कर देंगे कि ये जो मिथ है म्यूचुअल फंड के बारे में कि 10 रुपए का आप सस्ता खरीद रहे हैं, 25 रुपए का महंगा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसेक्स 100 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी और आज के दिन ये 60,000 है, 60,000 तक पहुंच गया था, 57,000 है। तो ये बाजार ये काफी डायनामिक चीज है, अभी से आप लगाते हैं और बाजार यहाँ से कहाँ जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम में और कम समय का पैसा जरूर आप अपना इक्विटी में मत रखिए। Next caller is from Kolkata. Otonu Saha is online with us. Otonu, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Namaskar. Good evening, sir. My question, Otonu from Kolkata. My first question is, sir, what is, sir, investor mutual fund and what is the hedging mutual fund and what it's both different, sir? Thank you. Mutual fund is basically an investment vehicle whereby you invest your money in a certain kind of vehicle. There are many kinds of mutual funds. There are funds which invest only in bonds. There are funds which invest in equities. There are funds which invest in a certain kind of equity, small companies, mid-sized companies, large companies, or in a particular sector. So decide about that. Understand what you... Basically, the benefit of investing in a mutual fund is that it provides you convenience. You are able to get instant diversification. Somebody is managing your money. And you can do it with a very small ticket size. You know, you can do it with your 500 rupees investment every month. Hedging is a completely different thing. There are securities available in the stock market which are designed whereby you benefit when the market goes down. The price of those instruments, I would say artificially created derivations based on those stocks, shares, they are designed whereby, you know, the price goes up if the underlying shares price goes down. But they're meant for very sophisticated investors, and they eventually, you know, they turn out to be extremely used for a very speculative purpose. Also, it is very difficult to play it right with those, and they have a very short maturity period in which you have. So basically, they are instrument designed which you can invest, which can protect you from huge losses. और भिलाई से हमारे श्रोता रवि लाइन पे हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ रवि जी, आप लाइन पे हैं? जी। हाँ, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा और धीरेन्द्र सर को नमस्कार। मेरा सवाल है कि जो क्लोज एंड फंड्स होते हैं उसमें भी हमने इन्वेस्ट किया है और उसका पीरियड खत्म होता है तो वो उसका जो मैच्योरिटी है वो जो फंड मैनेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि हमें क्लेम करना होता है? नहीं, आपको क्लेम नहीं करना होता है। अब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो तरीका है उसके लिए अब आपका बैंक अकाउंट देना अनिवार्य होता है और सारा रिडेम्पशन मैच्योरिटी प्रोसीड आपके खाते में सीधा आता है और आपको उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं करना होता है। हाँ, आपका कोई पुराने जमाने में आपके 10-15 साल पहले जब म्यूचुअल फंड में फिजिकली इन्वेस्ट किया जाता था क्लोज्ड एंड फंड में, और उस समय बैंक में अब म्यूचुअल फंड के पास आपके बैंक खाते की जानकारी नहीं है, उस केस में आपको फंड कंपनी से संपर्क करना चाहिए और अपना ये एक आउटस्टैंडिंग जानकारी है जो उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए। अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स अपडेट कराना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो आपने जानकारी उनके साथ इन्वेस्ट करते समय दिया था वो बैंक अकाउंट बंद हो गया है या इनऑपरेटिव है, तो उसके लिए भी अपडेशन की जरूरत हो सकती है। और ये अपडेशन आज के दिन ऑनलाइन कर पाना संभव हो पाया है। अगर आपके पास आपका पैन नंबर आपके इन्वेस्टमेंट के समय दिया हुआ है
और आपका मोबाइल नंबर अगर आपके म्यूचुअल फंड के निवेश करते समय आपने दिया था, तो mfcentral.com एक सर्विस है, सारे म्यूचुअल फंड का एक तरह से ये कोऑपरेटिव है, सारे रजिस्ट्रार कंपनी इसको चलाती है। वहां पर जाकर के आप अपनी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिन्हें कहा जाता है, अपनी जानकारी आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपको नॉमिनी चुनना हो, आपका पता बदल गया हो, आपका बैंक खाता बदल गया हो, बैंक अकाउंट बदल गया हो, तो ये सब जानकारी आप खुद जाकर के ये बदल सकते हैं। Let's look at the second story that we're tracking today. A group of 20 major economies, finance ministers and central bank governors today pledged to address global food insecurity and rising debt at a two-day meeting in Indonesia. However, they failed to issue a joint statement due to the rift over the ongoing Russia's military action in Ukraine as the two-day talks ended today on the Indonesian resort island Bali. Host Indonesia will issue a chair statement instead. Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said most topics were agreed by all members except for particular statements about the Ukraine issue. And let's also look at the oil market. The global crude oil prices registered their biggest weekly drops in about a month, largely on fears earlier in the week that a nearing recession would hit demand. Brent crude oil futures slumped 5.5% during the week to close at $101.2 a barrel on Friday, while U.S. crude tumbled 6.9% during the week to end at $97.59. Brent has fallen for the fifth straight week, now losing 17%. U.S. crude has been in the negative in 4 of those 5 weeks, sliding 19%. Dhirendra, just before there was a question about a slew of new fund offers, and SEBI had in fact got a 3-month ban and which is now lifted. So this FY financial year, there have been only 4 NFOs compared to last year where there were almost 175 or 176 NFOs. And I was looking at the draft on the SEBI site, some of them like Metaverse, Fund of Fund, Internet of Things, Fund of Funds. Do all these things make sense, and why are they being launched? Mutual funds are in the business of, they make more money when they actually raise more money. And a mutual fund is also a consumer product. So if they are able to design interesting products which is able to attract new investors, then it turns out to be a nice story. It turns out to be a good business for them. But it is important for investors to evaluate that whether they are good investment. And fortunately for them, unfortunately for investors, they add to the confusion. Many of the investments may not be needed. They only add to the clutter. Most investors can actually do without most of the funds, and they can keep their life very simple with 3, 4, 5 funds, and that will fulfill most of their objectives and meet all their sophisticated needs. Fortunately for them, because of this ban on international investing, many of those funds for which the offer document or the draft documents are filed, they will not be launched. Because even if they are in readiness to launch, they cannot launch it because there is a restriction. It's still a restriction on investing abroad. Some new fund companies are coming into being, and they have their 4, 5 funds in the pipeline. To an extent, they justify the launch of their funds. But there are many fixed income funds, fixed maturity plans and things like that, which come into being as a matter of routine, because the old funds expire and they launch a new one. So they can also well be justified for fixed income investors. But investors will do well to ignore most of them. जी धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर। संसद का मानसून सत्र कल शुरू होगा। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने इंडोनेशिया में हो रही बैठक में खाद्य सुरक्षा और बढ़ते ऋण की समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमतों में 1 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड में लगातार 5वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.